अभी सबसे बेस्ट बताएं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो इजी एक्सेस और कम उसमें, क्योंकि महंगाई इन्फ्लेशन आपको पता है कितना जो है मामला आगे चल गए, बगैर आइल्स के हो जाए, फ़ीस कम करानी पड़े या स्कॉलरशिप मिल जाए, और जहाँ लिविंग एक्सपेंसेस कॉस्ट भी जो है ना वो बेयरेबल हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अगर हम देखें आजकल स्टूडेंट का रुझान कहाँ पर है, कहाँ बेहतर पॉलिसीज़ हैं, फ्लेक्सिबल हैं पॉलिसीज़ आपके लिए। तो अगर हम इंग्लिश कंट्रीज़ की बात करें तो एक यूके कंट्री है जो इस वक्त अफोर्डेबल ऑप्शन है इंग्लिश कंट्रीज़ में अगर हम देखें। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है इंग्लिश की वजह, और दूसरी बात ये कि डिपेंड के यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चा अंडर ग्रेजुएट पे जा रहा है या मास्टर्स पे जा रहा है तो उसकी ईयर की जो फ़ीस हो जाती है, डिफरेंट फ़ीसेस हैं लाइक 13,000 पाउंड है ईयर की, मिनिमम मिनिमम 13 या 11,000 पाउंड टू 14-15,000 पाउंड में बच्चे को, ये एवरेज रखें। ये एवरेज आप एक रेंज रख ये सकते हैं। सिर्फ फीस डिपेंड ये फ़ीस है बिल्कुल। और लिविंग कॉस्ट अलग है। लिविंग कॉस्ट अलग है, ज़ाहिर सी बात है। आइल्स रिक्वायर्ड है। आइल्स मेजॉरिटी ऑफ केसेस में रिक्वायर्ड होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं। आइल्स से अगर स्टूडेंट कहता है कि नहीं आइल्स नहीं, मैं प्लेसमेंट टेस्ट देके जाना चाहता हूँ, तो कुछ यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट टेस्ट भी ऑफ़र करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी EPL इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेसिस पे भी अलाउ कर देती हैं, वो कर डिपेंड कि कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं यूके के अंदर जो हम ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे बच्चों को ये बताइएगा कि ये यूके आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद PSW या कोई ऐसी ऑफ़र कर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली देखें अगर आप यूके में जाके पढ़ते हैं तो उसका यही तो बेनिफिट है कि आपको स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको ऑफ़र हो रहा है जो कि 2 ईयर का है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये तकरीबन 11 साल से बंद था, और आफ्टर ब्रेक्जिट जब उनको लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा तो अब नाउ उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ओपन किया अभी रिसेंटली ओपन है रिसेंटली आप कह सकते हैं। 2 साल का PSW मिल गया। उसके बिल्कुल, बाद 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जब आपको मिल जाता है तो उसमें आपको एक स्पॉन्सर जॉब लेनी होती है। स्टूडेंट ने जिस फील्ड में पढ़ा उसमें एक अपनी इन डिमांड फील्ड है, स्पॉन्सर जॉब उसने ले ली। जब उसको स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है तो उसका वीज़ा स्टेटस वर्क परमिट का कन्वर्ट हो जाता है जो कि ILR की तरफ बच्चा चले जाता है। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल गया। इसमें बच्चे को 5 ईयर की मज़ीद वीज़ा एक्सटेंशन मिल गई। इस पे आप पहले HSMP होता था। HSMP होता था, अब नाउ डायरेक्ट आपको ILR ऑफ़र किया जा रहा है। तो जब ILR मिल जाता है स्पॉन्सर जॉब के बाद तो फिर आपको 5 ईयर उस पे मज़ीद स्पेंड करने होते हैं ऑन जॉब, और देन आपको फिर PR और आपके पासपोर्ट की तरफ तो आप बताना चाहेंगे बच्चों को कि अभी जो मामलात हैं यूके में, तो जॉब क्राइसिस, तो इस वक्त तो आपको पता है पूरी दुनिया में जो है वो चल रहे हैं मामलात, तो मिल जाती है जॉब, इजीली मिल जाती है। ज़ाहिर सी बात है ना, बच्चे को अगर 20 आवर्स अ वीक वैसे ही उसको अलाउ है तो वो एक और जॉब्स में आएगा, लाइक छोटी जॉब्स जो होती हैं, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में ही 20 आवर्स होते हैं आपके पास। फुल टाइम वाली जॉब जिसको हम वाइट कॉलर जॉब कहेंगे वो तो अभी बच्चे को इनिशियली जाके नहीं करनी होती ना। और पार्ट टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन और वाइट कॉलर जॉब या स्पॉन्सर जॉब या फील्ड जॉब की अगर बात करें तो बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज़ होती है ना। अच्छा। कि यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है देन उसके बाद इंटरव्यू दे रहा है तो स्पॉन्सर जॉब बिल्कुल मिल रही हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्पॉन्सर जॉब्स पे आ चुके हैं। तो ऐसा सच बिल्कुल क्राइसिस तो है, ये तो फैक्ट है। वो पूरी दुनिया में, खाली यूके में नहीं है। ये रिसेशन पीरियड है, इकोनॉमी का रूल है कि 20 ईयर्स के बाद एक क्राइसिस आता है। 2006 में आया था, 7 में आया था, नाउ अब दोबारा एक रिसेशन पीरियड पूरी दुनिया ही फेस कर रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हम तो ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं कितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है। तो रिसेशन पीरियड हर कंट्री पे आता है, बट ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं ये एक टाइम पीरियड होता है इनका जिसमें के बाद ये रिसेशन से बाहर आ जाती हैं। सही है। तो स्पॉन्सर जॉब बिल्कुल अवेलेबल है। डिपेंड करता है बच्चा कितना स्किलफुल है और कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है ऑन द टेबल ऑफ द इंटरव्यू। मिनिमम कितना खर्चा आता है एक बच्चे पे अगर यूके जाता है तो? इस वक्त अगर देखा जाए तो बच्चा हमारा जो अगर एक बच्चे का एडमिशन से लेके वीज़ा फाइलिंग तक की जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी 25 to 30 लाख रुपीस आ जाती है। आइल्स चाहिए? आइल्स आपने टोटली बताया डिपेंड करता है totally। कि आइल्स अगर बच्चा आइल्स करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके ऑल्टरनेटिव टेस्ट भी हैं, लाइक PTE है, लैंग्वेज सर्च इजी कैसे होता है? मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद या अंडर ग्रेजुएट के बाद जाना चाहिए? ये क्या है? मतलब आप क्या जो suggest टोटली बच्चे की चॉइस है। अब मैट्रिक वाला अगर बच्चा यूके के अंदर ऑप्शन है वो जा सकता है, यहाँ 2 साल स्पेंड करेगा इंटरमीडिएट में तो उस वहाँ जाके वो एक 1 ईयर का फाउंडेशन कर लेगा, वहाँ पर उसका 1 साल भी तो सेफ हो गया।
वो कितनी फीस होती है फाउंडेशन की? उसकी जाहिर सी बात है, कुछ यूनिवर्सिटी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अपने कॉलेज में पढ़ाती हैं तो उनकी 1 ईयर की फ़ीस हो जाती है, तो उसका स्पेंड अमाउंट बढ़ जाता है। कितना? जो मैंने आपको एवरेज फ़ीस बताई, अच्छा, यही 11,000 होती है, 11 बिल्कुल, से। हाँ 11,000 के करीब उसकी फ़ीस हो जाती चलिए है। अब तो यूके तो हो गया फाइनल, उसके अलावा मलेशिया भी मैंने देखा। मलेशिया में मलेशिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। मलेशिया के अंदर हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप जाके पढ़ते हैं। मलेशिया में बच्चे मेजॉरिटी स्टूडेंट अगर जाते भी हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई के गर्ज से जाते हैं, क्योंकि मलेशिया में एक तो हमारे पास पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल नहीं होती, सही है, दूसरी कर सकते आप? नहीं, पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं होती। और स्टडी बच्चा पढ़ता है या फिर जो है स्टडी पढ़ने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्योंकि होता नहीं है, तो बच्चे जो जिनकी इंटेंशन ही पढ़ के वापसी आना होता है ना, या फिर पढ़ के फर्दर आगे मूव ऑन करना है, तो वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जा रहे हो होते जाते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। आइल्स चाहिए इसमें? आइल्स रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ की। मैट्रिक का बच्चा भी जा सकता है? मैट्रिक का बच्चा बिल्कुल जा सकता है, फाउंडेशन ईयर क्या कर सकता फीस है वहाँ। वगैरह बताएं थोड़ा सा? वहाँ पर आपकी जो फ़ीस हो जाती है यूएसडी में, वो क्योंकि चार्ज करते हैं, तो कहीं पे 6,000 है, कहीं पे 7,000 यूएस डॉलर, ये ईयर की फ़ीस है। यहाँ पर अगर देखें तो 20-22 लाख में पूरे साल में बच्चा पढ़ लेता है। तो फ़ीस की अगर यूके से कंपैरिजन करें, अफोर्डेबिलिटी वाइज वो बेहतर है, सही है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मलेशिया के अंदर। आफ्टर अगर बच्चा कर लेता है मलेशिया में, ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वहाँ कोई वर्क परमिट वगैरह चक्कर है कोई ऐसा? नहीं, वहाँ पर वर्क परमिट नहीं है ना, नहीं जब भी तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी इंटेंशन होती है तो पढ़ सिर्फ के पढ़ना है। हाँ पढ़ पढ़ना के है आगे बिल्कुल। जो है निकलना या है तो आगे मूव ऑन करना है या वापसी अपनी कंट्री में आना है, तो वो फिर बच्चे वो वहाँ जा रहे होते हैं मेजॉरिटी केसेस पे। जहाँ हमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है ना, वहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस हैं, वो यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में आजकल मोस्ट फेवरेट कंट्री एक हुई हुई है डेस्टिनेशन इटली, जो कि सबसे अफोर्डेबल, अगर हम यूरोप साइड पे आ जाएँ तो सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन इटली आ जाता है हमारे। बेसिकली इटली में हमारे पास 4 ईयर का बैचलर्स है, इंटरमीडिएट का बच्चा जा सकता है इटली के अंदर ना। ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स की बात करें तो 2 ईयर का मास्टर्स है, ग्रेजुएशन का बच्चा कंप्लीट करके जा सकता है वहाँ पे। इटली एक मोस्ट ऑफ द अफोर्डेबल ऑप्शन इस तरह है कि वहाँ की जो फ़ीस है वो या तो बहुत इकोनॉमिकल है या नहीं है। अब इकोनॉमिकल से मुराद 300, 600 या 1000 यूरो, जो कि कुछ भी नहीं होती ईयर की फ़ीस। और ये भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपकी वेव कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को मिलती है, तो वो भी आपको एक स्टाइपन भी मज़ीद पढ़ने का मिल जाता है। तो बच्चों को एक बेनिफिट होता है कि यार जो बच्चा बिल्कुल यूके जाना अफोर्ड कर सकता है तो वो तो यूके जाए, जाहिर सी बात है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश कंट्री है, यूके की अलग बेनिफिट्स हैं। बट जिस बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं है, जो कि नहीं कर सकता अफोर्ड, तो उसके लिए इटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि वो एटलीस्ट यूरोप का गेटवे है, यूरोप में स्टडी कर रहा है, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्टडी कर रहा है, और प्लस अफोर्डेबल स्टडी है। आइल्स चाहिए होता है? आइल्स इस वक्त तक तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम इनकरेज करते हैं कि भाई आइल्स करके आएँ, मे बी पॉसिबल, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, तो मे बी पॉसिबल नेक्स्ट इनटेक से इटली की एम्बेसी, जैसे जर्मनी के अंदर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है आइल्स की, उस तरह मे बी पॉसिबल इटली भी कर दे। तो स्टूडेंट आइल्स के ऊपर, क्योंकि देखें जो अब जब आप स्टडी ही इंग्लिश पे करने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर भी होना पड़ता है, तो मे बी पॉसिबल हो जाए, लेकिन इस वक्त तक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है इस वक्त तक। और स्कॉलरशिप फुल फंडेड मिल जाती है? फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं कह सकते आप इसको, इकोनॉमिकल कह सकते हैं। 5 to 7 लाख रुपीज़ या 8 लाख रुपीज़ के बजट के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग जाता है, और देन वहाँ की जो फ़ीस है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बाद वहाँ जाने के बाद बच्चों को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट ऑफर करती हैं वो आपको मिल जाती हैं। अब जब वो मिल जाती हैं तो आपकी जो फ़ीस, जो थोड़ी बहुत फ़ीस भी है, वो भी वेव हो जाती है, बल्कि स्टाइपन भी मिल जाता है पढ़ने का बच्चों को, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होता है। ये जो पैसे आप बता रहे हैं 6-7 लाख जो एवरेज आप बता रहे हैं, ये कैसे देना होता है? मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली इसमें डिफरेंट लाइक एडमिशन जब आप करते हैं तो उस वक्त एप्लीकेशन फ़ीस कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है, कुछ नहीं, वो छोटा खर्चा हो जाता है। मिनिमम कितना देना पड़ता है? मैक्सिमम 1500 यूरो? नहीं, आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है 20 यूरो, 25 यूरो, नहीं भी होती, सही है। तो ये टोटली डिपेंड करता है यूनी टू यूनी। उसके बाद आप 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 100-150 यूरो का टोटल खर्चा हो गया, या नहीं हुआ 50 यूरो का हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बाद एप्लीकेशन आती है, इनरोलमेंट फ़ीस होती है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ IBCC, HEC, मोफा सबसे अटेस्टेशन वो है। सब आप कराते हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चा कराएगा। IBCC मैं उसके डॉक्यूमेंट तो नहीं ले जा सकता।
उसको तो करा वो आप उसको गाइड कर देते मैं गाइड कर हम गाइड कर देते हैं कि आपको अभी अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या टाइम रिक्वायर्ड है। कंसल्टेंट गाइड कर देता है बिल्कुल, कि यही तो हमारी यही आप तो कितनी क्या चार्ज करते हैं टाइम्स कंसल्टेंट? यहाँ पर हम लोग जो चार्ज कर रहे हैं इटली के बच्चे के लिए, वैसे तो हमारी कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंग्लिश कंट्रीज़ में हमारी कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं होती। पैनल पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनके लिए कोई चार्ज नहीं करते क्योंकि हम रिक्रूट करके दे रहे हैं अपने पैनल यूनिवर्सिटीज़ को ना। बट इटली में क्योंकि कोई पैनल यूनिवर्सिटी नहीं होती हमारी, तो वहाँ हमारी एक कंसल्टेशन फ़ीस होती है जो कि 56,500 है। उसके बाद जो बच्चे का जितना भी खर्चा होना होता है 56,500, उसके बाद बच्चे का जितना भी अपना खर्चा होना होता है, स्पेंड अमाउंट जितनी भी होनी होती है, वो बच्चे ने अपने हाथ से और अपने क्रेडिट कार्ड से खुद पे करनी हो रही है। किसको? यूनिवर्सिटी को या सीमिया की फ़ीस है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बनता है, ये जितने भी खर्चे हैं ये बच्चा खुद पे कर रहा होता है अपने हाथ से। हमारी सिर्फ असिस्टेंस रहती है, हम बता रहे होते हैं कि भाई अब आपने ये करना है, ये करना है, और एडमिशन से लेकर तमाम वीज़े तक का प्रोसेस हम उनका कर रहे होते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, इतने यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, फेसबुक भी, डिजिटल मीडिया आपको पता है, तो क्या आज का बच्चा पढ़ा लिखा और माशाल्लाह स्मार्ट भी है, हमसे तो ज़्यादा स्मार्ट है, तो क्या फिर भी ज़रूरत है उसको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की या किसी? देखें, आप सिलसिला ये है कि बिल्कुल आपका ये बात फैक्ट है कि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन अगेन क्वेश्चन यही है कि हर बच्चा तो नहीं इतना कर सकता ना कि एक एक चीज़ आपको इन डिटेल जानना होता है। यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो हर बच्चा नहीं कर उसका क्राइटेरिया होता है, वो हर बच्चा नहीं कर पाता। तो उस बच्चे को अगर उसके पास कोई बैठा हुआ है, कोई सर्विस दे रहा है, तो आई थिंक वो अवेल करना चाहिए। अदरवाइज़ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमने भी अपना एक पोर्टल टाइम्स कोर्स फाइंडर बना के तमाम पैनल, नॉन पैनल, सारी चीज़ें एक जगह पे कंपाइल करके दे दी बच्चे को कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, ये फ़ीस है, ये इस इनटेक में ओपन हो रहा है, ये लोकेशन है, अप्लाई करो। कोई हिडन वो नहीं है कि बच्चे के आपने सामने हर चीज़ रख दी है बिल्कुल, हमने कि भाई ये चीज़ें, ये अगर फिर भी आजकल कंसल्टेंट हैं या बहुत सारे मामलात हैं, लोग स्कैमर आपको पता है माशाल्लाह, तो उसका कोई फिर बच्चा वो क्या होता है, कोई चेक एंड बैलेंस होता है आप पर? अगर कोई जैसे एडमिशन हो गया, आपने करवा दिया और इनिशियल फ़ीस भी भर दी, एप्लीकेशन चार्जेस भी ले लिए, बच्चे के जो भी खर्चा हुआ, वीज़ा नहीं लगता है, फिर क्या होगा? अच्छा, देखें, हमारा जो काम है ना, यहाँ पर जो हम ये सवाल मैं बच्चों की एज अ कंसल्टेंट मैं इसका ये जवाब दूंगा कि एडमिशन से लेके वीज़ा फाइलिंग तक की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम इसमें प्रोसेस करते हैं। वीज़े की सही है ना, मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ आप वीज़ा ऑफिसर ना स्टूडेंट वीज़ा ऑफिसर है। ये क्लियर कर देते हैं बच्चे को आप ये तो पहले। पहले जाहिर सी बात है, ये तो वीज़ा ऑफिसर का काम है वीज़ा अच्छा, देना। जो उस बच्चे ने ये जो आप बता रहे हैं, जो ये खर्चा आ जाता है 5 से 7 लाख, मैक्सिमम तो वो अगर नहीं लगा वीज़ा तो? देखें, ये जो इसमें इन्होंने आइल्स अगर दिया हुआ है तो वो 2 ईयर तक वैलिड है जो उनके लिए। बच्चा अगेन हो सकता है यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए कर ले, दोबारा अपील कर दे या अप्लाई कर दे, रीअप्लाई कर दे। सही है, हो सकता है कोई कंडीशन आ गई हो वीज़ा ऑफिसर की तरफ, तो ये तो केस टू केस वेरी करेगा ना, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जो इसकी फ़ीस सबमिट की है वो मिलेगी? अब मैं अगर इसके ऊपर बात करूं कि 25,000 वीज़ा फ़ीस है, इटली की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस 25,000 है इस वक्त, तो वो तो नॉन रिफंडेबल है। नहीं, वीज़ा फ़ीस की बात नहीं हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं ना, यूके यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया, अब आपको जो है जो भी कंडीशन लगाई, हाफ फीस आपने पे कर दी, लेकिन वीज़ा नहीं रिफंडेबल है। वो पूछ रहा हूँ। 3 to 4 वीक्स आप एक एप्लीकेशन देते हैं, वो पूरी फीस जैसे गई थी वो उसी तरह उसी अकाउंट में जहाँ से आपने पे करी है वो आपको आपका इदारा दे देता है? बिल्कुल, कोई हमारा इदारा नहीं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी है और हमारे थ्रू पेमेंट हुई है, और आपको यूनिवर्सिटी को हम ही स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर बैठ के ईमेल करते हैं यूनिवर्सिटी से, वापसी विद इन 3 to 4 वीक्स आपको पेमेंट आपके जिस अकाउंट से गई थी उसी अकाउंट में वापस। उसमें कोई डिडक्ट होते हैं पैसे? कोई डिडक्शन नहीं होती। मैक्सिमम आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स कन्वर्जन है यहाँ से जब भेजते अब हैं ये तो वो बताएं आपका मुझे कि बच्चे का आपने सब कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया, उसका इनिशियली फ़ीस भी कर दी, उसका जो है वीज़ा फ़ीस वगैरह सब छोड़ दें, लेकिन ये बताएं उस बच्चे को अब वो फ़ीस भी आ गई, कितना लॉस होगा अगर नहीं लगा वीज़ा? देखिए, बच्चे का मैक्सिमम क्या लॉस है, हाँ, ये मैक्सिमम उसका वीज़ा फीस की एक वो जाहिर सी तो बात छोड़ है, दें, वो उसका वो तो लॉस है। जाना ही उसके जाना बाद है। उसकी फ़ीस रिफंड आ जाती है। रिफंड आ गई? सही है, हाँ। तो उसका वो और जो क्योंकि- एप्लीकेशन के $10-20 हैं अच्छा, वो आप बता रहे हैं? अब अगर मैं बात करूँ ना यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ तो एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं होती वो ना। फीस नहीं है। तो जब एप्लीकेशन ही फ़ीस नहीं है, मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं है, तो बच्चे का नुकसान क्या नुकसान है? क्या है? बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का थोड़ा सा वेस्ट है, टाइम का, और वो जो सही है? वीज़ा फ़ीस और वीज़ा हाँ, फीस, वीज़ा बिल्कुल। फ़ीस का है, तो वो नॉन अगर तो रिफंडेबल वो है। यूके ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम देखते हैं यहाँ पर यूके का हमारा वीज़ा रेशियो इट्स अप टू 90%। UK का? यूके का
तो कितनी स्टेटमेंट चाहिए होती है? बैंक स्टेटमेंट इस वक्त जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड हो रही है आफ्टर जब वो अपनी फ़ीस पे करते हैं, तो मैक्सिमम 65 टू 75 डिपेंड कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अच्छा। वो इनसाइड लंदन जा रहे हैं, वो अगर फीस आउटसाइड जमा लंदन करा दी उस बच्चे ने फिर भी इतनी शो करनी पड़ेगी? टोटली बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाने होते हैं। अब आप इनसाइड लंदन जा रहे हैं तो आपको 12,000 का लिविंग एक्सपेंस दिखाना है बैंक के अंदर। अगर आप आउटसाइड जा रहे हैं साल का, और अगर आप आउटसाइड जा रहे हो 9,000 दिखाना है, 3,000 का तो यही फ़र्क आ गया, 10 से 12 लाख रुपए का तो यही फ़र्क बन गया। उसके बाद बच्चे को अपनी फ़ीस पे करने के बाद रिमेनिंग फ़ीस होती है, जितना भी इनिशियल डिपॉजिट बच्चा देता है 4,000 5,000 पाउंड पे करने के बाद जो उसके बाद वो भी उसके बाद वो भी शो करना है। तो अगर उसका हम सम अप करके निकालें अमाउंट, तो ये तकरीबन 16 से 20,000 पाउंड बन जाते और हैं। इटली का बताएं? इटली के अंदर बच्चे की जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो 7,000 यूरो है। मैक्सिमम 30 लाख रुपीज़ एक अच्छा अमाउंट होता है मैक्सिमम। अगर मास्टर के लिए जा रहा है या अंडर ग्रेजुएट के लिए भी जा रहा है? बिल्कुल एक ही रिक्वायरमेंट है वहाँ, लिविंग की रिक्वायरमेंट है। वो बच्चे के नाम पर हो या बच्चे के पेरेंट्स के नाम पर? ब्लड रिलेटिव में अब्बू आप खुद हो सकते हैं, अब्बू अम्मी भाई बहन ये लोग हो सकते हैं। अच्छा, जर्मनी के लिए तो बेसिकली होता ये है कि एक ब्लॉक अकाउंट की नीड है। अब ब्लॉक अकाउंट के बाद जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं तो उसके अंदर आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं होती कि आप बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्लॉक अकाउंट में ट्यूशन फ़ी है नहीं, कंट्रीब्यूशन चार्जेस होते हैं वो आपने पे कर दिए। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट दे दिया तो लिविंग दे दिया, ब्लॉक अकाउंट फीस है थोड़ा रफली कितना? 11,500 यूरो। बिल्कुल। तो ये आप निकाल सकता हूँ मैं, मंथली मुझे चाहिए हैं तो वहाँ पर जाके मंथली 930 यूरो आपको पर मंथ वापसी मिलते हैं। वापसी मिलते हैं बिल्कुल। यूके के अंदर बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स होता है। अब फाउंडेशन कोर्स जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, बताता हूँ। अब मैट्रिक का बच्चा है तो उसको तो मिलना ही फाउंडेशन ईयर है ना। इसके बाद इंटर का बच्चा है और इंटर के बच्चे की परसेंटेज रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं हो रही तो उसको भी फिर फाउंडेशन ईयर पे जाना पड़ेगा। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा ईयर 1 में जा सकता है। वही है 11 से आप जो बता रहे हैं ऑलमोस्ट, इतना कोई वेरिएशन नहीं आती। आइल्स करना पड़ेगा मैट्रिक इंटर वाले? आइल्स मैट्रिक इंटर वालों को कम करना पड़ेगा। आइल्स की रिक्वायरमेंट अब अगर मैं बात करूं कि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स की रिक्वायरमेंट 6.5 विद नो लेस देन 6 है। कुछ यूनिवर्सिटी 6 बैंड पे भी ले लेती हैं विद नो लेस देन 5.5। वो जो पहले चलता था इंग्लिश मीडियम का लेटर रिकमेंडेशन, EPL इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, मैंने आपको बताया मैट्रिक इंटर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तानी बच्चे आपको बताएं आइल्स में एकदम घबरा जाते हैं। हाँ। अब ए लेवल्स का अगर बच्चा है तो उसको वेव कर दिया जाता है। इंग्लिश अगर उसके इंग्लिश ग्रेड में बी आए हुए हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी उसको दे देती है, वेव कर देती हैं यहाँ पर लेवल वाले। बिल्कुल। अच्छा, मैट्रिक इंटर वालों के बच्चों को जो ना थोड़ा सा यहाँ पर एक हमारे लिए एक वो है कि उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं कि आइल्स बच्चे कहते हैं यार थोड़ा मुश्किल है, हेजिटेट हो रहे होते हैं। कम बैंड ले आओ आप कह रहे हैं? कम बैंड में काम हो जाता है, 5 पे हो जाएगा, 5.5 पे हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी 5.5 विद नो लेस देन 5 भी ले लेती हैं। सही है। उसके बाद आपके पास हमारा जो इंग्लिश का PTE, आजकल PTE बहुत ही हुआ हुआ है। PTE ऑल्टरनेटिव टेस्ट है जो कि फ्लेक्सिबल है, जो कि इजी है। अगर इन कंपैरिजन टू आइल्स की बात करें तो बच्चे PTE भी कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं ला पा रहे, ये ऑस्ट्रेलिया से एफिलिएटेड है। इसकी कितनी फीस है? इसकी भी तकरीबन सेम फीस है, 60,000 अप्रॉक्सीमेटली चल रही है। ये खाली ऑस्ट्रेलिया के लिए? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूके में भी एक्सेप्टेंस है। 80-90% यूनिवर्सिटी अब PTE एक्सेप्ट कर रही है। इवन कनाडा ने इंट्रोड्यूस करा दिया अपने SDS कैटेगरी में। ये इजी है कंपेयर टू आइल्स? ये इजी है, तो बच्चे अब इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। और जो बच्चे आइल्स में हेजिटेट हो रहे थे वो इसमें अच्छा स्कोर ला के जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव टेस्ट में और भी टेस्ट हैं, लाइक लैंग्वेज सर्ट है, कुछ यूनिवर्सिटी वो भी लेती हैं। लेकिन PTE और आइल्स इनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन कनाडा के अंदर। अब कनाडा ने SDS कैटेगरी में उसने इंट्रोड्यूस करा दिया PTE को, वो उसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया इन SDS कैटेगरी। तो स्टूडेंट जिन्होंने SDS कैटेगरी में जाना चाह रहे थे, जिनके पास PTE था या PTE देना चाह रहे थे, तो अब वो कनाडा जा सकते हैं